हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रफ्तार क्लासेस। टुडे वी आर इन आवर फिफ्थ लेक्चर ऑफ परसेंटेज। आज भाई अपना प्रतिशत का पांचवा लेक्चर है। तो इससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट भी कराया हूँ और क्वेश्चन भी कराया हूँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग सही भाई को समझ में आ रहा होगा और आप भाई लोग जाकर घर पे प्रैक्टिस भी करते होगा, ठीक। मेरे से पढ़ाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है भाई कि आप प्रैक्टिस करिए, ठीक। तो ठीक है भाई, हम लोग इसी के साथ अपने अगले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टू नंबर्स a and b are such that sum of 5% of a and 4% of b is two-thirds of the sum of 6% of a and 8% of b. The ratio a is to b is। बोल रहा है दो नंबर है a एंड b, ठीक। तो ये दो नंबर जो है दे आर सच, और भी ऐसी है कि ए का 5%, जो बोल रहा है क्वेश्चन वो करते जाइए। ए का 5% और बी का 4% का योग, तो योग मतलब सम, और कितने का, बी का 4% का योग बराबर दिया हुआ है। ए के 6% बराबर नहीं है, बोल रहा है टू थर्ड ऑफ द सम, दो थर्ड किसके, सम ऑफ ए का 6% प्लस बी का 8% के बराबर है। समझे भाई, सवाल यही कर रहा है हमारा। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो परसेंटेज है वो इधर से भी कॉमन आ जाएगा और इधर से भी कॉमन आ जाएगा, तो कट जाएगा, ठीक। अब देखते हैं क्या हुआ। 5a प्लस 4b बराबर 2/3 ऑफ 6a प्लस 8b, ठीक। तो आप इसको इस साइड लेके जाइए, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा दोनों में। 5 3 जा 15 ए प्लस 4 3 12 12b बराबर 6 दूनी 12a प्लस 8 दूनी 16b, ठीक। अब ए को एक साइड ले जाइए और बी को एक साइड ले जाइए। तो ए को इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, 15a - 12 में कितना होता है 3a बराबर 16b, और इधर प्लस में है b, इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा। 16b - 12b क्या होगा 4b। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ए बाई बी पूछ रहा है। तो ए बाई बी कितना आ गया 4/3, तो 4:3 अपना इस सवाल का उत्तर है, ठीक भाई। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोल रहा, लाइन ऑफ लेंथ 1.5 मीटर was measured as 1.55 मीटर by mistake, what is the value of the error। अगर हम एक एक पाँच 5 मीटर लंबी रेखा को गलती से 1.55 मीटर में नापा गया, तो त्रुटि प्रतिशत क्या है। तो मान लीजिए कोई पाइप हम 1.5 मीटर का था, इसका लेंथ मान लीजिए इतना है, ठीक। लेकिन हम लोग गलती से ना इसका लेंथ इतना मान लेते हैं, कितना, इतना, थोड़ा सा ज्यादा, 1.55 मीटर, ठीक। तो पहले इतना था, इतना, तो कितना एरर है, कुछ नहीं दिया तो बाद में जीरो होता है। तो हमने 0.05 मीटर एक्स्ट्रा नाप लिया, लेकिन कितने पे, 1.5 जो इनिशियली होता है उस पे, और परसेंटेज में पूछ रहा था इंटू 100%, ठीक। इसको दो जीरो से हटाएंगे, नीचे दो जीरो, कितना आया, और एक जीरो यहाँ पे से ऊपर ले जाएंगे 10, तो 5 दिया 3, 10/3 विच इक्वल टू 3.3% बराबर 3.33% हमारा त्रुटि परसेंट है, समझे। तो ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा होगा ना, जैसे बोल रहा है कि 1.5 मीटर का था और गलती से हमने 1.55 मान लिया, हमने त्रुटि कितना कर लिया, जो अपना त्रुटि हुआ वो कितना हुआ 0.05 मीटर का हुआ। लेकिन जो भी चीज होता है वो किस पे होता है, इनिशियली जो होता है, जो हमारा इनिशियल लेंथ होगा उसी में त्रुटि होगा, परसेंटेज निकालेंगे हम लोग। तो यही इंटू 100% करना है और इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल बोलता है रवि इज 12 years younger than Surya। Ravi age is 40% of the sum of his and Surya's age. What will be Surya age 9 year hence। रवि सूर्या से 12 वर्ष छोटा है और रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु की योग का 40% है। देखिए बोल रहा है
मान लीजिए रवि का ये आर है, तो क्या बोलता है, रवि की आयु उसकी और सूर्य का आयु, तो रवि और सूर्य की आयु का 40% है। तो 40% का हमको आपको बता चुके हैं कि जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 2/5 के बराबर। तो ये बोल रहा है कि जो रवि का एज है ना, रवि और सूर्या के एज का 40% है। तो हमने लिख दिया, इसको सोल्व करते हैं। रवि बराबर आर को 5 की साइड ले जाए क्या होगा, 5r बराबर 2r प्लस 2s। तो आर को एक साइड ले जाते हैं, एक वेरिएबल को एक साइड ले आएंगे, तो 3r बराबर 2s। तो आर रवि और रवि का एज और सूर्या के एज का रेशियो कितना आ गया, 2/3 आ गया। ये अपने पास रेशियो हो गया दोनों के एज का। बोल रहा है रवि इज 12 ईयर यंगर देन द सूर्या। तो यहाँ पे यूनिट में कितना यंगर है, 1 यूनिट यंगर है। सूर्या रवि सूर्या जो है, सूर्या से रवि कितना यंगर है, एक कम है ना यूनिट में, तो 1 यूनिट कम है। तो कह रहा है कि यंगर मतलब छोटा ही होता है ना। तो रवि बोल रहा है सूर्या से 12 वर्ष छोटा है। तो कितना छोटा है, 1 यूनिट छोटा है। तो 1 यूनिट का मान दिया है 12 ईयर्स। ठीक, तो अब पूछ रहा है 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या होगी। सूर्य की आयु कितनी है, 3 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 12, 3 यूनिट का मान 36 हो गया। तो ये तो हमारे पास प्रेजेंट एज आ गया, किसका, सूर्य का। ठीक है, हमसे पूछ रहा है 9 वर्ष के बाद सूर्य का आयु क्या होगा। व्हाट विल बी द सूर्याज एज 9 ईयर हेंस। तो 9 ईयर बाद कितना होगा, अगर प्रेजेंट 36 है तो इसमें प्लस करेंगे 9 तो कितना होगा, 45 ईयर्स। होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक भाई, उम्मीद है सब लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। ये थोड़ा ठीक सवाल था। धीरे धीरे आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमारे सवाल का लैंग्वेज और जो लैंग्वेज भी अच्छा होते जा रहा है, और धीरे धीरे जो है अपना स्टैंडर्ड क्वेश्चन का लेवल भी मतलब बढ़ते जा रहा है। ठीक, तो आप इसे घबराइएगा नहीं, बस जैसे सवाल बोल रहा है उसे करते जाइए। ठीक, बोल रहा है राम सेव्स 14% ऑफ हिज सैलरी while श्याम सेव्स 22%। If both get the same salary and श्याम saves रुपी 1540, what is the saving of राम। राम अपनी वेतन का 14% बचाता है, जबकि श्याम 22% बचाता है। यदि दोनों की वेतन समान है और श्याम ने 1540 बचाया है, तो राम कितना बचाएगा। ठीक है, तो दोनों का वेतन समान है, तो मान लेते हैं कि दोनों का इनकम जो है 100 रुपया है। इनकम मतलब वेतन मतलब इनकम है, 100 यूनिट है। ठीक, तो बोला राम से 14% ऑफ हिज सैलरी। तो राम 14% बचा रहा है। इधर है राम और ये है श्याम, तो 14 यूनिट बचा रहा है। 100 का 14% 14 यूनिट ही होगा सेविंग है इसका। और श्याम का सेविंग कितना है, 22% है, तो ये 22 यूनिट बचा रहा है। अब बोलता है बोथ ऑफ देम गेट द सेल सैलरी, श्याम से 1540। तो श्याम का सेविंग 22 यूनिट है, तो 22 यूनिट का मान दिया हुआ है 1540 एक्चुअल वैल्यू रुपया में। तो 22×7=154, तो 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना आ गया, 70 रुपया आ गया। तो बोल रहा व्हाट इज द सेविंग ऑफ राम। तो राम का सेविंग कितना है, 14 यूनिट है। तो 14 यूनिट का मान पूछ रहा है, विच इज इक्वल टू सेविंग ऑफ राम। 14×70 तो 980 रुपया। 14×7 98, 98 पे 1 जीरो, तो हो गया 980 रुपया। ठीक, ये हमारा उत्तर था। आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। बोला तुलसीराम सैलरी 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप। तो तुलसीराम से ₹720 which is 4% of its salary, then कश्यप सैलरी। देखिए क्या बोल रहा है, तुलसीराम है एक और एक कश्यप है। बोल रहा है तुलसीराम का सैलरी जो है कश्यप से 20% अधिक है। तो 20% का मान कितना होता है, प्लस 1/5। अधिक है इसका मतलब प्लस। तो मान लीजिए जो नीचे है, नीचे उसी का होता है जिससे कंपेयर किया जाता है। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। तो किससे बोल रहा है, तुलसीराम का वेतन कश्यप से। तो कश्यप वाला नीचे आएगा, मतलब कश्यप का अगर इनकम का रेशियो देखिए, कश्यप का अगर इनकम 5 है तो तुलसी का उससे 1 ज्यादा है,
मतलब तुलसी का इनकम 6 है। अब बोल रहा है कि तुलसीराम saves ₹720 which is 4% of his salary। तो बोल रहा है तुलसीराम का जो सैलरी है उसका 4% जो है ₹720 के बराबर है, मतलब इसका सेविंग है। तुलसीराम अपने सैलरी का 4% सेव करता है और एक्चुअल अमाउंट में कितना सेव करता है, ₹720 सेव करता है। तो बोल रहा है देन कश्यप सैलरी 5 यूनिट का मान पूछ रहा है। तो 4 यूनिट 4% का मैं आपको बता चुका हूँ कि 1/25 होता है, बराबर 720 ₹720। तो 1 यूनिट का मान क्या आ रहा है, इधर डिवाइड में है तो इस हट जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, और एक मल्टीप्लाई में है तो नीचे आएगा तो डिवाइड में आएगा। तो 12×6 = 72, 120 × 25 आ रहा है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कश्यप का वेतन, तो कश्यप का वेतन कितना है, 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का मान पूछ रहा है। तो 1 यूनिट का मान 120 × 25, तो 5 यूनिट का मान 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देख लीजिए क्या आ रहा है, देखिए अब इसको गुना करिए, 125 × 120, ये हमारे पास इसका उत्तर है। तो लास्ट में जो आप देख सकते हो एक जीरो आएगा, यहाँ पे 1/25 है ना, तो 120 × 25 तो इतना हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए 12×5 = 60, हाथ में रहो 6, 12 बार 144 है 6, 150, तो ये हमारे पास उत्तर आ गया, ए ऑप्शन। तो इसको मल्टीप्लाई करना था, आसान था मल्टीप्लाई भी। जैसे मल्टीप्लाई करने ना आए तो आप लोग देखिए कैसे करना है, लास्ट में जीरो तो आएगा ही, जीरो है तो अब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, आसान नंबर तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 12×5 = 60, तो 60 का एक जीरो यहाँ पे आ गया, हाथ में डाल 6, 12×2 = 24, 24 और 6 = 30, हाथ में डाल 3, 12 एकम 12, 12 और 3 = 15। सही है ना, हासिल लेके करना है डायरेक्ट, ऐसा नहीं करने लगना है यहाँ पे जाके। आपको प्रैक्टिस ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे ना प्रैक्टिस के टाइम पे, तो धीरे 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 जो लेंदी वाला भी आएगा ना वो भी इसी मेथड से करने लगोगे, और आपका लिखने का टाइम ऐसे बचेगा। जैसे आप लोग लिखोगे ना 250, फिर 125 लिखोगे, फिर जोड़ोगे, तो ये सब टाइम बचेगा ना लिखने वाला। अभी हो सकता है इससे ज्यादा टाइम लगे, लेकिन जब प्रैक्टिस में लाओगे ना इसको, इस मेथड को, तो आपका टाइम सेव होगा एग्जाम में। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल। A and B are two fixed points 5 centimeter apart and C is point on AB such that AC is 3 centimeter। देखिए दो पॉइंट है, बोल रहा है A और B दो अस्थिर बिंदु है। तो मान लेते हैं A है और एक B है। बोल रहा है ये दोनों 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। और बोल रहा है सी ए बी पर ऐसा बिंदु है कि AC 3 है। तो AC 3 बोल रहा है, मतलब AC वाला पार्ट हमको बड़ा रखना है, 3 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस है CB हो जाएगा 2 सेंटीमीटर होगा, टोटल 5 है। तो यदि AC की लंबाई 6% बढ़ाई जाती है तो BC कितने प्रतिशत घटेगा। जैसे क्या बोला, द लेंथ ऑफ AC इज इंक्रीज बाई 6%। अगर हम इसका जो है लेंथ 6% बढ़ाएंगे AC का, तो ये कितना प्रतिशत घट जाएगा। मतलब इन दोनों को फिक्स बिंदु को तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं, पहले ही लिख दिया बिंदु में अस्थिर बिंदु है दोनों, तो इन लोगों को बढ़ाना नहीं है। तो इतना लेंथ सेम, अगर मैं इसका लेंथ बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियस बात है, मान लीजिए कि अभी तक सी यहाँ तक था, तो लेंथ बढ़ाने के बाद तो इधर तक आ जाएगा, मान लीजिए 6% बढ़ा दिए, तो अब इसका लेंथ यहाँ तक था ना, BC तो यहाँ तक था, लेकिन अब बढ़ाने के बाद जब हमने इसी को बढ़ा दिया तो इतना ही बचा, तो इतना कम हो गया ना ये वाला पार्ट। ये जो पार्ट कम हुआ ये कितना है, यही पूछ रहा है कितना परसेंट है, तो हमको बताना है। देखिए अभी 3% हमने बढ़ा दिया, तो 3% 6% बढ़ा दिया, तो हो गया अपने पास 106% हो गया आपका हो गया कि नहीं। कोई भी नंबर AC जो है, AC पे हम लिख रहे हैं वाला, AC पहले 3 सेंटीमीटर था, लेकिन अब 6% बढ़ा दिए, तो कोई भी चीज अपने आप का 100% होता है, लेकिन बढ़ाने के बाद 6% बढ़ाने के बाद कितना होगा, 106% हो गया। ये बार बार आएगा, ये प्रॉफिट लॉस जो है ये सब कॉन्सेप्ट डायरेक्ट वहां पे अप्लाई होता है। तो अपने आप का 6 हो गया, तो कितना बच गया, 6.618 हो गया। 618 डायरेक्टली नहीं लिखूंगा मैं आपको, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 618%। 618% का मान कितना होगा सेंटीमीटर में,
परसेंटेज को नीचे लेंगे तो कितना होगा, 100 आएगा नीचे, तो 6.18 सेंटीमीटर हो। तो पहले 318 होगा, सॉरी। तो पहले मान लीजिए 3 था, तो अब कितना आ रहा है, इसका लेंथ बढ़ाने के बाद यहाँ कर दिए तो यहाँ तक तो 3 ही था, लेकिन यहाँ तक 3.18 सेंटीमीटर आ गया। तो ऑब्वियस बात है ना कि ए वाला जो है ये जितना बढ़ा होगा, सी जितना बढ़ा होगा, पहले 3 था 1.8 बढ़ गया, सॉरी 0.18 बढ़ गया। तो जो इतना बढ़ा है वही तो कम हुआ है, तो वही पूछ रहा है, तो कितना कम आया है परसेंटेज, सीबी में कितना घटा है। तो कितना घटा, 0.18 घटा, लेकिन कितने पे, बीसी से पूछ रहा है अपने आप में, तो कितना घटा बटे 2 इंटू 100%, मल्टीप्लाई इसको 100 से नीचे लाइए, और ये 2 9 18, तो 9% कम हो गया बीसी अपने आप में। ठीक, तो हमारा उत्तर ऑप्शन डी है। जो सवाल बोलता जाए बस वो करते जाइए, ठीक ना भाई। देखिए नेक्स्ट सवाल अपने पास है, टू नंबर्स आर 30% एंड 40% लेस देन थर्ड नंबर, द फर्स्ट नंबर एज ए परसेंटेज ऑफ सेकेंड इज। देखिए नंबर है ए बी और सी, 3 नंबर है, तो दो संख्याएं, पहले दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से क्रमशः, तो तीसरी संख्या से पूछ रहा है, कंपेयर कर रहा है, तो मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 यूनिट है, तो 30 क्रमशः 30% और 40% कम है, तो पहला नंबर कितना कम है तीसरे से, 30%, मतलब 70 यूनिट है कि नहीं। और जो दूसरा नंबर है वो कितना कम है, 40% कम, तो कितना है 60 यूनिट है। तो अपना रेशियो बन रहा है तो बना लेते हैं, इससे सिंपल हो रहा है, तो 7 अनुपात, और इससे सिंपल तो नहीं होगा 10, ये अपने तीनों नंबर का रेशियो आ गया। अब बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो पहली दूसरी का कितने है, पहला कितना है 7, दूसरी से पूछ रहा था, इंटू नीचे इंटू 100%, समझ में आ गया। या तो डायरेक्ट 700/600 परसेंटेज को कैलकुलेट कर लीजिए, या तो मैं आपको बता चुका हूँ 1/6 होता है 16 सही 2/3%, तो 7/6 कितना होगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 सही 2/6, तो 16 साथ कितना होता है 112, तो 112 और 7 दूनी 14, 112 14/3, तो 4 आई 12, तो 4 इसमें ऐड होगा, तो 16 सही 2/3%, तो ऑप्शन नंबर ए अपने पास उत्तर है, नहीं तो इससे भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, टू नंबर्स आर लेस देन ए थर्ड नंबर। मैं लास्ट में कल जो मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको काफी सिखा चुका हूँ। तो मैं अभी बचाने के लिए टाइम भी सेव कर रहा हूँ, जहाँ पे लगेगा मेरे को पूरा डिटेल में बताना तो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन लगता है कि मैं इसको काफी इस पर टाइम दे चुका हूँ प्रैक्टिस में, जो मेरा हमारा बेसिक था उसमें, तो मैं उस पर थोड़ा सा कम कैलकुलेशन में टाइम कम दूंगा। ठीक, और लेकिन ये जरूर बता रहा हूँ कि उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो मैं कम टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मैं काफी करा चुका हूँ, और जहाँ पे नया कैलकुलेशन आएगा, जहाँ पे कुछ ट्रिक्स लगेंगे, कुछ मेथड आएगा, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक, देखिए क्या है, टू नंबर आर लेस देन थर्ड नंबर, भाई सेम कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, टू नंबर है ए बी और तीसरा नंबर क्या सी है, तो इससे बोल रहा है 30%, मान लीजिए तीसरा नंबर जिससे बोल रहा है उसको मान लेंगे, यहाँ सी तीसरे नंबर से बोल रहा है कम है, तो तीसरे नंबर से कितना कम है, लेस मतलब कम, तो 30 कम है, तो मतलब तीसरे नंबर का 70 हो गया है, और ये 37 कम है, तो मतलब 63 हो गया। तो आप रेशियो ले लीजिए। अब बोल रहा है फाइंड द परसेंटेज बाई विच सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट, तो हमको सिर्फ इन दोनों से मतलब है, ए और बी, 70 और, तो 7 से कट रहा है, 7 दाई 7 नवा, तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 10:9 आ गया। तो बोल रहा है दूसरा नंबर दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, एक कम है, किससे, पहली से, इंटू 100%, तो कितना आ गया 10% कम है। ठीक, तो ऑप्शन ए अपना उत्तर है। नेक्स्ट सवाल, टू नंबर्स आर 90% and 75% lesser than a third number, by what percentage should the first number be increased so that it becomes equal to the second number।
देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से क्रमशः 90%, 75% कम है। तीसरी मान लीजिए 100 है, तो 90% कम है मतलब 10 होगा। कम बोल रहा है, इतना कम है। तो ये 100 है, तो 100 का 90% कितना होता है? 90। तो मतलब 90 कम है, तो 10 ही है ना। ये 75 कम है, तो मतलब 25 है। तो इनका हम लोग रेशियो ले लेते हैं। अब बोल रहा है पहली संख्या को दूसरी संख्या के दूसरी के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो हम हमें सिर्फ इन दोनों से रिलेशन है। अब तो इनका रेशियो ले लेते हैं। ये कितना आएगा? 5 दूना 10, 5 5 25। तो पहली संख्या को दूसरी संख्या के बराबर करना है तो उसे कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो ये 2 है पहली संख्या और दूसरी संख्या 5 है, तो हमको इन दोनों को बराबर करना है। तो एक को बोल रहा है पहली संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना, इसको 5 करने के लिए एक को 5 बनना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 3 बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन किस पे? जो इनिशियल है उसी से ना, इंटू 100%। 5 हम किस पे बढ़ाए? 3 हम किससे बढ़ाएंगे? 3 हमको बढ़ाना है, लेकिन किससे? 2 से। 2 से बढ़ाएंगे 3, तभी तो 5 आएगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जिससे उसको नीचे लेना है। तो ये है अपने पास। तो 3/2 इंटू 100% आया। तो इसको आप सोल्व कर दीजिए, कितना परसेंट बढ़ाएंगे। तो 150% हमको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो अपना उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। जैसे सवाल बोलेगा वैसा करते जाए। आप देख सकते होंगे कि मैं आपको बहुत ही क्वेश्चन, हर टाइप का काफी क्वेश्चन करा रहा हूँ। 4-5 क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत है। आपका प्रैक्टिस हो जाएगा क्लास में ही। अब बस जाकर एक बार घर पे कॉपी खोलिएगा, देखिएगा सर ने क्या पढ़ाया है, और आपका परसेंटेज तगड़ा हो जाएगा। और ये बेसिक है, पूरे बेस है। जो बेस कहते हैं ना, घर बिल्डिंग बनाने से पहले बेस बनता है, ये आपके पूरे अर्थमेटिक का बेस बन रहा है। ठीक, अर्थमेटिक में परसेंटेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। परसेंटेज एंड रेशियो, मैं आपको बार बार हर क्लास में ये बात बताता हूँ। ठीक भाई, देखिए नेक्स्ट सवाल बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,89,000, 4/9 of them are males and rest are female. 50% males are married. Find percentage of married population, percentage of females. देख सकते हैं, बोल रहा है 4/9, जो भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें 4/9 आर मेल। तो मान लेते हैं नीचे वाला टोटल पॉपुलेशन है। टोटल पॉपुलेशन कितना आ गया? 9 यूनिट है। तो इसमें जो मेल है, मेल वो 4 यूनिट है। और फीमेल, अगर मेल 4 है तो फीमेल कितना होगा? 5 यूनिट होगा। तो बोल रहा है 50% मेल्स आर मैरिड, और 50% मेल है मैरिड है। तो दो मेल मैरिड है। 50% कितना होगा? 4 यूनिट का 2 ही होगा ना। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। तो दो मेल तो यहाँ पे भी मैरिड है, तो किससे मैरिड होंगे? फीमेल से ही मैरिड होंगे। अगर दो मेल मैरिड है तो दो फीमेल ही मैरिड होंगे ना। आपको ये नहीं देखना है, आपको जो बेसिक होता है वो लेकर चलना है कि एक आदमी एक से ही मैरिड होगा। ठीक ना, ऐसा नहीं कि कोई दो शादी कर ले रहा है, वो नहीं जो बेस होता है। ठीक, तो अगर दो मेल मैरिड है तो दो फीमेल भी तो मैरिड होगी आपस में। जैसे मतलब एक आदमी एक से तो फीमेल शादी करेगा ना, फिर दूसरा आदमी दूसरे फीमेल शादी कर लेगा। तो 5 फीमेल है, तो मतलब दो मेल फीमेल इधर मैरिड है, दो के साथ दो ही मैरिड होगा। तो मतलब टोटल पॉपुलेशन कितना मैरिड हो गया? ये मैरिड पॉपुलेशन है। ठीक, मैरिड मेल और मैरिड फीमेल, तो 4 यूनिट तो हमारे पास मैरिड आ गए। तो पूछ रहा है कितना परसेंटेज, टोटल का परसेंटेज जो है। पहला सवाल हमारे पास है परसेंटेज मैरिड टोटल पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। तो मैरिड कितना है? दो दो मेल मैरिड है तो दो फीमेल भी मैरिड होंगे, तो टोटल कितना मैरिड है? 4। लेकिन टोटल पॉपुलेशन कितना है? 9। तो 4/9। तो आपको बताया हूँ कि 1/9 होता है 11 से 1/1%। तो 4/9, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया अपने पास 44.44%। तो पहला जो पार्ट है इसका, ये वाला जो पार्ट है इसका उत्तर आ रहा है 44.44%। लिख लीजिएगा, ऑप्शन नहीं है, कैलकुलेट करना था इसको। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या है। सॉरी,
इसका जो हमारे पास उत्तर आया 44.44% आया। ठीक, तो आप लोग देखिए, अब बोला विवाहित महिलाओं का प्रतिशत। तो आपको बताया था ना कि 9 यूनिट है, तो 4 मेल है और एक फीमेल है, 4 मेल है और एक फीमेल 5 हो गया। तो इसमें मैरिड कितना था? मैरिड 2 यूनिट दिया हुआ है ना कि आप 50% मेल्स आर मैरिड। तो अगर मेल्स 2 मैरिड है तो फीमेल भी तो 2 ही मैरिड होंगे ना, आपस में शादी किए होंगे। मेल और फीमेल भी तो मैरिड होते हैं। तो बोल रहा है मैरिड पॉपुलेशन ऑफ फीमेल, तो फीमेल कितना है? 2/5। फीमेल का मैरिड कितना होगा? टोटल फीमेल 5 है और 2 मैरिड है, तो परसेंटेज कितना हो गया? विच इज इक्वल टू 40%। तो हमारे पास दूसरे पार्ट का जो आंसर है वो 40% आएगा। ठीक, अब बोलोगे सर थोड़ा कंफ्यूज बच्चे लोग यहाँ पे हो रहे हैं, 5 क्यों लिया? हमको महिलाओं में कंपेयर करना है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल, यहाँ पे लिखा है मैरिड पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन कितना है? 9। तो उसमें हमको 9 में टोटल 4 मैरिड है, तो लेकिन पॉपुलेशन में कंपेयर करना है। यहाँ बोल रहा है परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल, तो मैरिड फीमेल कितना है? 2 है, लेकिन टोटल फीमेल कितने हैं? 5 ही तो हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 5 लिया हूँ। ठीक, समझ में आ गया होगा। आपको मैं कहीं भी कोई भी कसम नहीं छोड़ूंगा। अब मेरे को पता है कि बच्चे कहाँ डाउट में आते हैं, इसलिए मैं आपको बता दिया कि यहाँ पे 5 क्यों है। ठीक, अब देखिए इफ 16 सही, ये वाला जो पार्ट है इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं आपको लिख देता हूँ। ये है 16 सही 2/3%। ये भी 16 सही 2/3% लिखा हुआ है। ठीक, बोल रहा है 16 सही 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, द रिजल्ट बिकम्स 49,56 फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि किसी संख्या में उसका 16 सहित 2/3% जोड़ा जाए तो परिणाम 4956 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कर लीजिए। 16 सहित 2/3% का मैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू बता चुका हूँ, 1/6 होता है। तो बोल रहा है मान लेते हैं कि ओरिजिनल नंबर जो है अपने पास 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट का जो 16 सहित 2/3% होगा ना, वही होता है 1 के बराबर। ठीक ना, तो इसीलिए मैं एक यहाँ पे आ जाता है। ठीक, आप निकाल कर देख सकते हैं। 16 सही 2/6 का 16 सही 2/3। ऐसे देखिए, मान लिया कि हमने 6 यूनिट का मान लिया कि ओरिजिनल नंबर है, तो 16 सही 2/3% कितना होता है? फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है ना, तो इसका 1/6 कितना हो गया? 1 आ गया। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि जो मान लिया ना, वो डायरेक्ट ऊपर वही चीज लिखा होता है जो इसका परसेंटेज है। तो 6 यूनिट हमने ओरिजिनल नंबर मान लिया, तो इसका 16 सही 2% एक आ गया। तो बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ा जाए तो परिणाम इतना हो जाता है। तो संख्या हमने ओरिजिनल नंबर इतना मांगा 6 यूनिट, तो 6 में उसका 16 सही 2/3% कितना है? 1 आया। 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 7 यूनिट हो गया। फाइनल नंबर जोड़ने के बाद फाइनल नंबर कितना है? 7 यूनिट। और उसका मान दिया हुआ है 49,56। तो कितना आ गया? 1 यूनिट का मान 7 7 49, 0 7 8 56। तो 1 यूनिट का मान 708 आ गया। तो बोल रहा है मूल संख्या क्या है, ओरिजिनल नंबर क्या है? तो ओरिजिनल नंबर कितना था? 6 यूनिट था। तो ओरिजिनल नंबर 6 यूनिट, 6 यूनिट विच इज इक्वल टू 708 गुने 6। तो 8 6 48, 7 6 42। तो ये अपना उत्तर होगा 42 48, ऑप्शन नंबर ए। समझ गया ना भाई? चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर पिछला सवाल आपको समझ में नहीं आया हो तो इस सवाल से समझ सकते हैं। ये वाला जो नंबर है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? 11 सही 1/9%। ये भी 11 सही 1/9%। देखिए क्या है, अगर पिछले में जो भाई को समझ में नहीं आया हो, जिन भाइयों को, वो यहाँ पे समझ लीजिए। मैं आपको 2 3 क्वेश्चन कराने वाला हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक, कोशिश करिएगा। देखिए इफ 11 से 1/9% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, द रिजल्ट बिकम्स 900, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि किसी संख्या में उसका 11 से 1/9% जोड़ा जाए तो परिणाम 900 होता है। मूल संख्या ज्ञात करिए। देखिए 11 सही 1/9% का मान क्या होता है? 1/9 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। तो बोल रहा है अगर किसी संख्या में उसका 11% जोड़ा जाए, मान लीजिए कि हमने मूल संख्या जो है, मूल संख्या या ओरिजिनल नंबर मान लिया हमने 9 यूनिट है, तो बोल रहा है इसमें जो मूल संख्या है उसमें उस संख्या का 11 सही 1/9% जोड़ेंगे
तो 11 से 1/9% कितना होता है? 1/9 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। तो 9 यूनिट का 1/9 कितना आ गया? 1। तो मतलब अगर उस संख्या में हम लोग 9 यूनिट का 1 जोड़ेंगे, पता चल रहा है ना क्यों यहाँ पे आ रहा है? तो 10 हो गया, 10 यूनिट हो गया जोड़ने के बाद। ये हो गया फाइनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना था? इतना था। फाइनल नंबर कितना है? इतना आ गया, 10 यूनिट। एक जोड़ने के बाद सवाल खुद ही बोल रहा है कि इस संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ा जाए तो परिणाम 900 होता है। तो हमने संख्या 9 मान लिया, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 9 आता है, तो जो नीचे आता है उसी को मान लीजिए। तो 9 आ गया। तो 9 में हमने उसका 11 सही 1/9% कितना आया? 1 आ गया। तो 1 जोड़ दिया तो फाइनल नंबर 10 आ गया। 10 का मान दिया हुआ है 900। तो 1 का मान कितना आ गया? 90। आया कि नहीं आया? तो बोला मूल संख्या क्या है? तो मूल संख्या कितना है? ओरिजिनल नंबर 9 यूनिट माना था हमने, तो 9 यूनिट इंटू 90 बराबर 9×9=81, 810। 810 आ गया। ठीक, ये बना उत्तर है। और मेथड 2 देख लीजिए। मेथड 2 क्या है? डायरेक्ट। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, पिछले सवाल में नहीं बताया क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए 11 से 1/9% कितना होता है? 1/9। तो जो नीचे है वही इसका लिखने, ऐसा लिखने का मतलब ही होता है कि जो नीचे वाला नंबर है ना उसका इतना प्रतिशत जो है वो 1 आएगा। समझ रहे हैं ना? एरो से देखिए, एरो 9 का 11 सही 1/9% ही 1 होता है। तो वही हमको डायरेक्ट जोड़ देना है, आपको लिखना नहीं है। तो ये कितना हो गया? 10 यूनिट हो गया फाइनल नंबर। तो ये इसका मान दिया हुआ है और ये सेम है। इसके बाद कैलकुलेट कर लीजिए सेम। आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, ये वाला पार्ट। ठीक, तो आप डायरेक्ट इससे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे देखिए क्या है, 6 सही 2/3 है। इसको मैं काट देता हूँ। 6 सही 2/3% लिख लीजिए है। और ये वाला भी सेम, 6 सही 2/3%। बोल रहा है 6 सही 2/3% ऑफ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, द रिजल्ट बिकम्स 5670। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाया जाए तो परिणाम 5670 होता है। मूल संख्या ज्ञात करिए। तो 6 सही 2/3% क्या होता है? 1/15। आपको जो बेसिक फ्रैक्शन में लिखवाया हूँ ना वो याद होना ही चाहिए भाई। ये मैं लिखवा चुका हूँ, मैं हर क्लास में थोड़ा बताऊंगा। और अगर बताने लग गया तो सोच लीजिए टाइम कितना लगेगा। और 170 क्वेश्चन है, ठीक, तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा फिर। और ये भी बोल रहा हूँ मैं कि आप लोग याद करिएगा ना बेसिक फ्रैक्शन, अगर आप ध्यान रखिएगा ना। और मैं आपको बोला था कि क्वेश्चन में बार बार आएगा, वहां पे भी आपको प्रैक्टिस होते जाएगा। तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। तो आप इस पे ध्यान दीजिए। मैं आपको बोला भी था कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, बार बार पूरे अर्थमेटिक में आते रहेगा। ठीक ना? तो इसको आप इग्नोर नहीं करिएगा। अब बोल रहा है कि संख्या का इतना प्रतिशत घटाया जाए उसमें से तो संख्या इतना हो जाता था। घटा पिछले सवाल में जोड़ने के लिए बोल रहा था। तो इसका 15 मान लीजिए ओरिजिनल नंबर 15 है, तो इसका 6 सही 2/3% कितना होता है? 1 होता है। तो हमसे 1 घटाने के लिए बोल रहा है। तो ओरिजिनल नंबर मान लीजिए हम लोग 15 मान लिए। 15 का 6 सही 2/3% 1 होगा। तो हमको बोल रहा है कि 1 घटा दीजिए तो हमारे पास फाइनल नंबर आएगा। क्योंकि यहाँ पे घटाने के लिए बोल रहा है, पिछले सवाल तक जोड़ने के लिए बोल रहा था, एडेड बोल रहा था, इस बार सब्ट्रैक्टेड है। 14 यूनिट आ गया। तो 14 यूनिट का मान दिया हुआ है अपने पास 5670। 14 चौके 56, 14×5 = 70। ठीक, तो 1 यूनिट का मान आ गया 405। अब बोल रहा है मूल संख्या ज्ञात करें। तो मूल संख्या कितना है? 15 है। तो 15 यूनिट कितना होगा? 15×405। तो 15 चौके 60, 15×5 = 75। तो 6075 उत्तर है अपना। ठीक, नेक्स्ट सवाल। If 64 is added to a number, the number becomes, ये है 157 सही 1/7%। ठीक, 157 सही 1/7%। बोल रहा है 64 is added to a number, the number becomes 157 सही 1/60% of itself, find the number। तो 157 सही 1/7% कितना होता है? ये होगा, मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मैं बता चुका हूं कि 100% प्लस
57 सही 1/7%। आपको पीछे वाला बताएगा, या तो आप सिर्फ इससे कर लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं आप 100% प्लस 50% प्लस 7 से 1/7%। इससे भी यही आ रहा है और इससे भी यही आ रहा है, तो जो आपको पता है उससे कर लीजिए, ठीक ना। तो मैं ज्यादा लेंदी नहीं कर, इससे करेंगे थोड़ा एलसीएम ज्यादा लेना पड़ेगा, इससे कर लेंगे तो 100% का मान होता है 1 और इसका मान होता है 4/7। मैं आपको लिखवाया हूँ बेसिक फ्रैक्शन में, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ डायरेक्ट। तो 11/7 आ गया है इसका फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक। 157 सही 1/7 का। तो बोल रहा है मान लीजिए ओरिजिनल, नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है, तो मान लेते हैं ओरिजिनल नंबर अपने पास 7 यूनिट है। बोल रहा है यदि की संख्या में 64 जोड़ा जाए, अगर इसमें 64 जोड़ा जाए तो अपने आप की संख्या 157 सही 7% इतना हो जाता है। तो इसका जो 157 सही 7% है वही तो ऊपर आता है, मैं वही तो बोल रहा हूँ। तो 57 सही 7% बन जाता है, मतलब 11 बन जाता है। तो अब 64 को इधर है, 7 को इधर जाएंगे तो क्या होगा 4 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 16 आ गया। अब पूछ रहा है संख्या ज्ञात करें, संख्या क्या था 7, तो 7 16 गुने 7 बराबर 112। समझ में आया भाई, बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपको काफी 4-5 क्वेश्चन करा दिया हूँ, अभी भी देखिए वो सेम टाइप का क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि टाइप इंपॉर्टेंट है। ऐसा जो फ्रैक्शन है ना, बेसिक फ्रैक्शन देके जो बनेगा बेसिक फ्रैक्शन से, उससे आपको लपटेगा एग्जाम में। तो ये आ गया 444 सही 4/9%। बच्चे है ना घबरा जाएंगे इसको देख के। अरे भाई जो मेरा स्टूडेंट है ना वो नहीं घबराएगा, क्योंकि मैंने बेसिक फ्रैक्शन पे ही सिर्फ एक क्लास लिया है, 2 क्लास लिया है एक्चुअली। तो आप कैसे घबरा सकते हो, मैं आपको बोला ना 400, कुछ नहीं समझ में आ रहा उसको ब्रेक कर लीजिए। 400 प्लस 44 सही 4/9% आ गया ना। तो इसका हमको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है, तो हम ऐसे ब्रेक करके कर सकते हैं। 400 का 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 होता है, तो 400 कितना होगा 4 होगा। 44 सही 4/9 का तो आपको पता ही होगा, डायरेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको इंपॉर्टेंट नहीं बता चुका हूँ। तो इसका होगा 4/9। तो आप इसको जोड़ लीजिए, 9 एलसीएम आ गया, 9 चौके 36 4 40। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया 40/9 आ गया। आगे कि नहीं आ गया, तो यही बोल रहा है। तो नीचे वाला हमेशा मूल संख्या होता है, तो मूल संख्या कितना है, ओरिजिनल नंबर मान लीजिए कि 9 यूनिट है। अब बोल रहा है इफ 930 930 यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, मान ली संख्या तो हमने 9 मान लिया, इसमें बोल रहा है कि 930 जोड़ देंगे तो जो संख्या है वही अपनी आप संख्या इतना हो जाएगा। 9 का 444 सही 4/9% ही 140 होता है। तो बोल रहा है वही संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% होता है। 9 का 444 कितना हो जाता है 40 हो जाता है, तो यही 40 बन जाता है जोड़ने पे। तो हमने कितना जोड़ा यूनिट में, कितना जोड़ा 31 जोड़ा ना। 9 यूनिट से अगर 40 में जाना तो 31 यूनिट जोड़े हैं, लेकिन एक्चुअल में जोड़े कितना है 930 यूनिट जोड़े हैं। 930 जोड़े हैं तो कितना आ गया 1 यूनिट का मान 31 93 30। तो मूल संख्या पूछ रहा था, मूल संख्या 9 यूनिट है, 9 यूनिट का मान पूछ रहा था, 9 गुना 30 270। जिन भाइयों को थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मैं 5 क्वेश्चन करा दिया हूँ फिर भी दिक्कत हो रहा है, तो भाई आप घर पे जाकर प्रैक्टिस करिएगा। इसका मतलब है कि आपका जो बेसिक है ना वो ठीक नहीं है, आप पढ़ नहीं रहे हो मेरे से, क्योंकि मैं बेसिक में बहुत टाइम दिया हूँ और बार बार हर क्वेश्चन में आ रहा है ये सवाल है बेसिक का यूज। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है ना। मैं बोला भी था कि आपको बार बार आएगा, तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, आप छोड़िएगा नहीं। तो देखिए बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम पे भरोसा रखिए, मैं जो बोलता हूँ ना वो आपके लिए ही बोल रहा हूँ, ठीक ना। और अगर आप कर के आओगे तो आपके लिए आसानी होगी और मेरे को भी समझाने में आसानी होगी, ठीक ना। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ 444 का इतना फ्रैक्शन कितना है, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको बताया कैसे ब्रेक करना है कैसे नहीं। तो मैं अभी फर्स्ट क्लास है, थोड़ा धीरे धीरे मैं आपको और भी लेवल का अच्छा क्वेश्चन आता जाएगा, ठीक ना। तो करते रहिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, when 75 is added to 75% of a number, the answer is the number itself. Find 40% of the number. जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है, उस संख्या का 40% ज्ञात करें। देखिए बोल रहा है कोई संख्या है 75% बोल रहा है, 75 का मान कितना होता है 3/4। तो मान लिया कि हमारा ओरिजिनल नंबर है वो 4 यूनिट है। बोल रहा है किसी संख्या का
when 75 is added to 75% नंबर, तो हमने इसका 4 मान लिया, तो 4 का 75% कितना होता है? 3 होता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो, देखिए अगर आप समझ में नहीं आता फिर मैं आपको बताता हूँ 4 का 75% 3 कैसे होता है। 4 का 75%, तो 75% परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो 25 चौके 100, 25 तिया 75, 4 का 75% कितना आया? 4 से कट गया 4, तो कितना बचा? 3 बचा ना, 3 ही आया ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जो ऊपर होता है ना, इसी संख्या का ये लिखा होता है। आप एरो से ध्यान दीजिए, 4 का 75% सर्कल बन जा रहा है, 3 होता है, समझे? तो मैं जिस क्वेश्चन में लिख रहा हूँ सब में ऐसे ही हो रहा है। तो मान लीजिए ओरिजिनल हमारा 4 यूनिट है, बोल रहा है कि अगर इसमें 75 जोड़ेंगे, 75, द आंसर इज नंबर इटसेल्फ, फाइंड द 40% ऑफ द नंबर। 75 यूनिट जोड़ेंगे तो द नंबर इज नंबर इटसेल्फ। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे, तो 3 आ गया, तो 3 यूनिट में हमने 75 जोड़ दिया, तो आंसर इज नंबर इटसेल्फ। क्या बोल रहा है? when 75 is added to 75%, तो 75% कितना है? 3 है, तो 3 हमारा ओरिजिनल नंबर होगा ना। हमने यहाँ पे 4 ले लिया क्योंकि ओरिजिनल मानते हैं हम लोग नीचे वाले को, लेकिन ये अभी सवाल में लैंग्वेज इसने चेंज कर दिया। आप लैंग्वेज ध्यान से पढ़िए, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, सवाल में आप लोग, सॉरी, एग्जाम में आप लोग सिली मिस्टेक ना करिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, अभी ओरिजिनल नंबर में नहीं बोल रहा है जोड़ने के लिए। देखिए क्या बोल रहा है, जब किसी संख्या के 75% में बोल रहा है, ओरिजिनल नंबर तो 100% था ना, तो 100% 4 था, लेकिन 75% में बोल रहा था। 75% आपको बताया कि 3 आ रहा है, तो 3 में बोल रहा है कि 3 में अगर हम 75 जोड़ेंगे तो संख्या जो ओरिजिनल था ना वो बन जाता है, अपने आप का हो जाता है। देखिए, तो आंसर इज द नंबर इटसेल्फ, मतलब खुद ही संख्या बन जाता है। तो कितना जोड़े? यूनिट में हम लोग कितना जोड़े हैं? 4 से इतना चल गए, प्लस 1 यूनिट, लेकिन जोड़े कितना? एक्चुअल में 75 जोड़े हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? संख्या का 40% याद करिए। तो हमारे पास 1 यूनिट का मान 75 आ गया, लेकिन हमारे पास संख्या कितना है? 4 यूनिट है ना ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर 4 यूनिट है, तो 300। तो इसका बोल रहा है 40%, तो 40% 2/5 होता है, तो 60/30 120 आ गया। ठीक, तो हमारे पास इसका उत्तर ये है। आप ये वाला जो पार्ट है ना, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या मिस्टेक कर रहे थे। क्वेश्चन इसीलिए मैं आपको बोला कि पढ़ना बहुत जरूरी है अच्छे से। जब किसी संख्या का 75% 75 जोड़ा जाए, तो हमको इसमें नहीं जोड़ना है, 4 में नहीं जोड़ना है, 4 के 75% में जोड़ना है। 4 का 75% कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, तो किसी संख्या के 75% में हमको जोड़ना है, तो 3 में हमको 75 जोड़ेंगे, तो बोल रहा है परिणाम वही संख्या हो जाती है। तो परिणाम खुद ओरिजिनल नंबर हो जाता है, परिणाम खुद 4 यूनिट हो जाता है, समझे? तो यूनिट में हम लोग कितना जोड़ेंगे? अगर हम लोग 75 जोड़ रहे हैं एक्चुअल में, तो यूनिट में कितना जोड़ रहे हैं? 3 में 1 जोड़ रहे हैं, तभी तो 4 आ रहा है। तो 1 यूनिट का मान 75 है, तो हमसे ओरिजिनल नंबर हो गया 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का मान 300 हो गया। तो बोल रहा है संख्या का 40% ज्ञात करिए। संख्या का 40% कितना है? 120। समझे भाई? उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा। आप घर पे जाकर प्रैक्टिस करिएगा, धीरे धीरे लेवल अच्छा होता जा रहा है क्वेश्चन का, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, क्योंकि आपको हम पढ़ा रहे हैं तो पूरे अच्छे से पढ़ा रहे हैं, पूरा बेसिक भी क्लियर कर दे रहे हैं सवाल में। हर सवाल में मैं आपको बेसिक भी बता रहा हूँ, और प्लस में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी कर रहा हूँ, ठीक ना? अब आपका काम है घर पे जाकर प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूँ कि सिलेक्शन के रास्ते में सिर्फ मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको सिलेक्शन तक जाना है तो मैं तो अपना 100% दूंगा ही। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, हमारी टीम बहुत पूरी लगी हुई है, रफ्तार क्लासेस की टीम। लेकिन आपको भी अपने तरफ से एफर्ट डालना होगा। आपको भी मैं जो पढ़ाता हूँ घर पे जाके मैं जो बोलता हूँ उतना तो करना पड़ेगा ना, तभी तो सिलेक्शन तक जाएंगे। सिर्फ वन वे नहीं हो सकता है सिलेक्शन, ये दोनों साइड से होना चाहिए। हमारा म्यूचुअल जो होगा ना, म्यूचुअल जो हम लोग अंडरस्टैंडिंग जो बोलते हैं, आपस में जो समझदारी होता है उसको जो बोलते हैं, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर उसको आप अगर नहीं पढ़ोगे उसी दिन जाकर, तो आप मैं क्या पढ़ाया क्लास में वो सब भूल जाओगे। तो ये आपको घर पे जाकर पढ़ना है भाई, मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ, ठीक ना? और जाके एक बार जो मैं जितना क्लासेस क्वेश्चन में कराया पर डे का, आप उसी दिन निपटा दीजिए। मैं बोला था ना कि मेरा एक मोटो है, रोज पाओ रोज निपटाओ। मैं हर क्लासेस में लिखता हूँ, ठीक ना? रोज पाओ रोज निपटाओ। तो मैं आपको जो आज पढ़ाया आज ही निपटा लो ना, कल तो कभी आता ही नहीं है। कल करोगे तो फिर कल भी नहीं होगा आपसे, परसों होगा, परसों करोगे परसों भी नहीं होगा आपसे। ऐसे होता है ये सही में चलता है सिस्टम।
कोई भी नहीं कर पाता है। अगर सोच लिया कल करेंगे तो कल भी कभी नहीं आता उसके लाइफ में, ठीक ना। तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो मैं आज क्लास में पढ़ाया आज ही कर लीजिए, ठीक ना। समझे कि नहीं समझे। इसमें कितना टाइम लगेगा, मैं आपको 20 मिनट, अगर मैं इतना क्वेश्चन 1 घंटे में करा सकता हूँ तो आपको कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा अगर आप टाइम नहीं दे सकते हो अपने लाइफ में, आपके जो इम्पोर्टेंट है, आप जिस काम के लिए अभी जो काम कर रहे हो, जिस फेज में हो, आपका प्राइमरी एम ही पढ़ाई करना है, अगर आप आधा घंटा नहीं दे सकते हो तो फिर क्या करोगे भाई। फिर तो मैथ भूल जाओ, फिर मैथ ठीक नहीं होगा, फिर तो आप सिलेक्शन तक नहीं जा सकते हो। मेरा बात मानो, मैं जो क्लास में पढ़ाता हूँ आधा घंटे जाके घर पे प्रैक्टिस करना है, ठीक ना। और ना समझ में आए तो वीडियो को वापस देखिए और प्लस में मेरे जो टेलीग्राम और यूट्यूब जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट में पढ़ता हूँ सबका, तो कमेंट में आप लोग बताते रहिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है अपने पास। अ मैन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम, if his income is increased by 15% and expenditure also by 15%, find the percentage change in his saving। तो देखिए नया टाइप आ गया, इनकम एक्सपेंडिचर वाला आ गया, तो न्यू टाइप है, ठीक। देखिए क्या बोल रहा है। हम लोग जानते हैं जो हमारा इनकम है उसी में से हम लोग एक्सपेंडिचर भी करते हैं, मतलब खर्चा, और उसी में हमारा सेविंग भी होता है। जो हमारा इनकम होगा, इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। खर्चा जितना करेंगे और जितना बचा हुआ वही तो इनकम होगा ना। तो वही बोल रहा है। तो मान लेते हैं कि हम लोग का इनकम लेट 100 यूनिट है, ठीक। तो 100 यूनिट इनकम है, तो बोल रहा है मैन स्पेंड 60% ऑफ इनकम। यदि एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्चा करता है, तो 100 का 60% कितना होगा, 60 होगा। अगर 60 का खर्चा कर रहे हैं और इनकम 100 है, तो सेविंग तो ऑब्वियस बात है 40 होगा ना। तभी तो 60 प्लस 40 100 होगा। तब बोलता है कि इफ इनकम इज इंक्रीज बाई 15%। अब बोल रहा है कि फाइनली है, इनिशियल था, इनिशियली। अब फाइनली देखिए इनकम 15% बढ़ रहा है, तो 100 का 15% कितना होता है, 15। तो 100 में 15 बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 115 फाइनल इसका इनकम हो गया। अब बोल रहा है एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस बाई 15%। साथ खर्च में भी 15% का वृद्धि होता है, तो इसमें भी 15% बढ़ रहा है। तो 15% का वैल्यू कितना हो, 3/20। तो 20×3 = 60, तो 9 बढ़ रहा है, तो मतलब एक्सपेंडिचर 9 हो गया। तो सेविंग कितना हो रहा होगा, बोल रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो इतना इनकम है और इतना एक्सपेंडिचर है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो सेविंग होगा। तो घटाइए कितना है, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 6 गया 5, तो हमारे पास। अब देखिए हमको अब इन लोग से इतने जो पार्ट है, ये पार्ट इससे मतलब नहीं है, इतना से हमने अब सेविंग निकाल लिया। तो बोला उसकी बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। अगर जितना पहले बचत था और उस इतना हो गया, तो कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। तो रेशियो ले लीजिए, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए मेथड 1 से ऐसे कर सकते हैं। कितने का परिवर्तन हुआ, 16 का कितने 40 में, पहले 40 था, इंटू 100%, इतना परिवर्तन हुआ। चर्चा हो गया 16, तो 40% का परिवर्तन हुआ, ठीक। तो 40% ऑप्शन में मतलब कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या। देखिए 15 में से 9 गया 6, तो 10 में से 6 गया 4, या 4 46 होगा। तो हम लोग को 6 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा डाल लीजिए। ऐसे आपको सिली मिस्टेक नहीं करना है एग्जाम में, ठीक ना। अभी तो समझाने में थोड़ा सा हो गया। देखिए मैं आता हूँ इसमें। तो देखिए कितना बढ़ा, 6 बढ़ा, कितने पे, 40 पे, इंटू 100%। तो 1 0 से 0 कट गया, 2 2 में 4, 2 3 के 6, 2 5 10, मतलब 15% अपना सेविंग इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब मेथड 2 देख लीजिए। मेथड 2 क्या है, हमारा इससे 15% आ गया मेथड 1 से। मेथड 2 है
अगर लिख लीजिए नोट, अगर आप लोग पिछले में देख सकते हो कि हमारा जो इनकम है वो 15% बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर भी 15% बढ़ रहा है, तो हमारा जो बचत है वो 15% बढ़ रहा है, तीनों सेम बढ़ रहा है। इसका मतलब मैं ये नोट लिखवा रहा हूँ मेथड 2, आपको उतना करने की जरूरत नहीं था। अगर हमारा इनकम जो है वो 15% इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंडिचर भी 15% इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा सेविंग भी 15% ही इंक्रीज होगा। डायरेक्टली लिखना है, आपको सोल्व नहीं करना है। ये हमारा मेथड 2 था। कैसा लगा आपको मेथड 2? आपको मैं पहले मेथड से तो समझा दिया, आप अगले सवाल से अगर ऐसा सवाल आ जाए जहाँ पे इनकम भी 15% बढ़ रहा हो, एक्सपेंडिचर भी 15% बढ़ रहा हो, तो आप पूछे कि बचत में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, तो आपको सोल्व नहीं करना है, डायरेक्टली आपको आंसर मारना है। इसमें तो 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए टिक करने में, समझे? 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगना चाहिए। आपको मैं कितना टाइम बचा दिया सोच लीजिए, उतना टाइम लग रहा था मेथड 1 से और मेथड 2 से इतना। ये हर टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल कहाँ है। और ये जो मेथड है ना, ये वाला जो ये इक्वल रहेगा ना, ये दोनों उसी पे लगेगा। ऐसा नहीं अगर यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ 20 हो गया, तो इस पे मत लगा दीजिएगा, ठीक ना। इसके लिए सोल्व करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। A man spends 75% of his income. If his income is increased by 20% and expenditure increases by 10%, find the percentage change in his saving. तो बेसिक से कर लीजिए। देखिए मेथड 1 कैसे बताया था हम लोग। मैं आपको बताया था कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो यहाँ पे मान लीजिए इनकम 100 है, तो फिर इनकम मैंने स्पेंड 75% ऑफ इनकम, तो 75% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 25। बोल रहा इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, तो 100 का 20% ऐड कर दिया तो कितना होगा 120 हो गया इसका फाइनल इनकम। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, 10% इसका बढ़ा देंगे तो कितना होगा 75 का 10% 7.5 होता है, तो 7.5 75 7 82.5। तो सेविंग में कितने का चेंज आया, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो जितना होगा ये होगा यहाँ पे। तो 0.5 और 9 में से गया 2 तो 7, और अपने पास 9 में से 2 गया 7, और 11 में से 8 गया 3, 37.5, मतलब 12.5 बढ़ गया अपने पास। पहले 25 था, अब 37.5 हो गया सेविंग हमारा। तो कितना बढ़ा 12.5 रुपया बढ़ा, किस पे 25 पे। तो आपको पता है कि इतना होता है, तो 1/2, 1/2 का मान आपको पता है परसेंटेज में कितना होता है, इंटू 100% बराबर 50, ये है। और मेथड 2 देख लीजिए, इसका भी मेथड 2 है। मेथड 2 क्या है, देखिए इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो हमारे पास इनकम कितना था 100, एक्सपेंडिचर कितना है 75, सेविंग कितना है 25। अगर हमारे पास 100 इनकम है तो 75% खर्च कर रहे हैं, तो सेविंग 25 ही बचेगा ना, 25%। तो 100 का 25% 25 ही होता है। अब बोल रहा है कि जो इनकम है वो 20% बढ़ गया, एक्सपेंडिचर जो है वो 10% बढ़ गया, तो सेविंग में क्या चेंज आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 100 का 20% कितना होता है 20 बढ़ गया, मतलब 20, ये एरो का मतलब होता है ऊपर मतलब इंक्रीज, और नीचे लिखूंगा तो डिक्रीज, समझे। तो ये हो गया 20 बढ़ गया, 100 का 20% बढ़ा मतलब 20 बढ़ा, बढ़ा या घटा यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। तो यहाँ पे तो बढ़ा दिया हुआ, तो बढ़ गया 20 बढ़ गया। और जो एक्सपेंडिचर है वो 10% बढ़ गया, तो 7.5, 70 का 10% 7.5 होता है, मतलब एक्सपेंडिचर जो है 7.5 बढ़ गया, ठीक। तो ये कितना बढ़ेगा, तो आप डायरेक्ट घटा लीजिए ना। अगर जो इनकम में अगर 20 बढ़ रहा हो और एक्सपेंडिचर 7.5 ही बढ़ रहा है, तो सेविंग ऑब्वियस बात है, जो इनका डिफरेंस होगा वही बढ़ेगा। तो 12.5 इनका डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, घटा के देख लीजिए। मान लीजिए कि आपका इनकम 100 है, अपने ऊपर रिलेट करके देखिए ना, इसी मेथड से। आपका इनकम 100 है, 100 में आपका इनकम 20 बढ़ गया, 20 बढ़ गया मान लीजिए, और जो आपका एक्सपेंडिचर था उसमें इतना बढ़ गया, तो आपका सेविंग कितना बचा है, इनकम ज्यादा बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, मतलब
कंपैरिजन में, इनकम के कंपैरिजन में आपका एक्सपेंडिचर इतना है, तो सेविंग तो बढ़ रहा है ना इतना, तो डायरेक्टली यहाँ पे इतना बढ़ा हुआ आ गया, परिवर्तन ही पूछ रहा है, परिवर्तन कितना है 12.5, कितने पे 25 पे, तो यही करना था तो 1/2 डायरेक्ट आ गया आपको, कैलकुलेट नहीं करना। यहाँ पिछले मेथड में क्या किया था, 70 इसको जोड़ दिया था तो 77 आ गया, तो फिर मैंने घटाया था तो 12.5 आया था, तो ये वाला जो जो स्टेप किया था मैंने यहाँ पे, वो वाला स्टेप से आप बच जाएंगे, ठीक ना। तो मैं इसको जोड़ के 120 लिखा था, फिर यहाँ पे 87 लिखा था, फिर घटाया था, तो इसमें आपको डायरेक्ट आसानी से घट जाएगा इस मेथड से, ठीक है ना, डायरेक्ट घट जाएगा, डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा कितना बढ़ा है कितना घटा है, समझे ना। तो इससे मेथड से जो अच्छा लगे उससे कर लीजिएगा, मैं तो बोलूंगा मेथड 2 प्रेफर करिए, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, प्रैक्टिस करिएगा तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन, a man spends ₹9,000 out of his income of इतना, तो इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, मतलब स्पेंड, इनकम है इसके पास 135,000 और ये है 9,000। If his income and expenditure are increased by 13% and 9%, तो देख लीजिए इसको, ये हो गया 15/9 से, तो बचा कितना 15:10, मतलब 3:2। तो हम अपने हिसाब से ना एक और चीज देख लीजिए, अपने हिसाब से मान लीजिए 3:2 है, तो अपने हिसाब से हम इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, इसको 300 और 200 लेंगे फिर भी इसका रेशियो 300, कैलकुलेशन के लिए बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन के लिए मैनिपुलेट करना है, ऐसे ही नहीं, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम इसको 300 इसको 200 बना सकते हैं, फिर भी इसका रेशियो 3:2 ही आ रहा है ना, मतलब हम अपने कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं, ठीक। तो हमारा जो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है वो 3:2 आ गया। अब बोल रहा है इनकम इज इंक्रीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज बाय 13% 9%, इनकम उसकी आय में और 13% और खर्च में 9% वृद्धि होती है, तो मान लीजिए कि हम इसमें 13% का वृद्धि करेंगे तो थोड़ा पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में आया कि नहीं, 3 का 13% वृद्धि करेंगे तो 113% हो जाएगा अपने आप का, तो 339/100 मतलब 3.39 हो जाएगा, तो पॉइंट में आ रहा है ना। तो इसी से बचने के लिए मैं आपको ये बताया कि ये वाला चीज हम कर सकते हैं, इसको कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग 3:2 है, इसको 300 और इनकम को 300 और एक्सपेंडिचर को 200 ले सकते हैं। ऐसा करने से हमारा जो रेशियो है ना अब भी सेम है, दो 2 जीरो कट जाएगा तो रेशियो तो फिर भी सेम आ रहा है, लेकिन अगर अब हम इसमें अगर 13% बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 300 का 13% मतलब हम लोग 39 ऐड कर रहे हैं, 339 हो गया इनकम अपने पास, और अगर इसमें हम 9% बढ़ाएंगे तो कितना आ गया, 900 200 का 9% 18, मतलब 218 हो गया कि नहीं हो गया। तो बोल रहा परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग, तो सेविंग में कितना परसेंट का चेंज हो गया, तो इनकम इतना था, एक्सपेंडिचर 200 था, तो सेविंग कितना था 100 था। अब इसका इनकम इतना होगा, एक्सपेंडिचर इतना हो गया, तो सेविंग कितना होगा बताओ आप लोग। तो एक 9 में से 1 8 गया, 1 3 में से 1 गया, 2 और 1, तो कितना बढ़ा, पहले सेविंग 100 था, अब सेविंग 121 हो गया, तो 100 पे कुछ भी चीज जितना बढ़ेगा वही होता है, तो 21% बढ़ा, ठीक ना। तो 21% अपना उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली बेस ही 100 आ रहा है, और ये बढ़ा कितना है 21 है, तो 21/100 × 100 तो 21 ही होता है ना, तो यही मैं डायरेक्ट लिख दिया। और मैं तो ये तो मेरा पहले मेथड से बताया आपको, एक और जो मेथड मैं भी समझाया था उससे भी देख लीजिए, देखिए मेथड 2 क्या है, फिर से समझिए, पिछले सवाल में जिसको समझ में नहीं आया ना वो समझ लीजिए। देखिए इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक। इनकम जो था अपने पास, चलो 13,500 था और ये 9,000, तो इसका रेशियो लिए तो हम लोग को कितना आ रहा था 3:2 आ रहा था, तो 300 और 200 हमने कर दिया था, ठीक। तो अगर इसमें हम 13% का वृद्धि कर रहे हैं, प्लस 13 का वृद्धि कर रहे हैं, तो टोटल वृद्धि कितना हो रहा है इनकम में 39 हो रहा है ना, और अगर इसमें हम 9% का वृद्धि कर रहे हैं तो टोटल वृद्धि कितना है 9 दूनी 18 हो रहा है। तो अब जो हमारा सेविंग है वो
कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो हम कितना वृद्धि हुआ देखिए, हमारा इनकम में 19 वृद्धि हुआ, एक्सपेंडिचर में 18 वृद्धि हुआ, तो सेविंग में कितना वृद्धि होगा, 21। तभी तो सेविंग और एक्सपेंडिचर हमारे पास बराबर इनकम आएगा। तो 21 100 का कितना डायरेक्टली हमारे पास एक वृद्धि आ गया। पिछले मेथड में हम लोग क्या निकाल रहे थे, फाइनल निकाल रहे थे, जो फाइनल इनकम, फाइनल एक्सपेंडिचर, फाइनल सेविंग निकाल रहे थे। इसमें हम लोग डायरेक्ट वृद्धि निकाल रहे हैं, डायरेक्ट चेंज निकाल रहे हैं, जो कि हमसे सवाल में डायरेक्ट पूछ रहा है, परिवर्तन पूछ रहा है, डायरेक्ट चेंज पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट चेंज निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो चेंज आ गया, तो 21 का चेंज हुआ कितने पे, सेविंग हमारे पास 100 था, 100 पे इंटू 100%। तो पिछले वाले से मेथड ये वाला आसान है, खाली एक बार जाके आप लोग घर पे करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। और ना है तो बार बार वीडियो देखिए, बार बार समझ में आ जाएगा। चलिए अपने पास आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, देखिए क्या है। मैन स्पेंड्स ₹5700 आउट ऑफ हिज इनकम ऑफ ₹8550। His income and expenditure are increased by 19% and 13%. Find the percentage change in saving. तो मैं आपको ये वाला जो दूसरे मेथड से ही डायरेक्ट, पहला मेथड तो सबको आ ही रहा होगा, मेथड 2 में आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैं एक ही मेथड से कराऊंगा, जो कि मेथड 2 है। जिसको समझ में आया हो इस वाला क्वेश्चन में समझ लीजिए। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। बोल रहा है मैन स्पेंड 5700, मतलब एक्सपेंडिचर का 5700 है, आउट ऑफ हिज इनकम ऑफ 8550। तो इनका रेशियो कितना है देख लीजिए, 10 से 10 कट गया, अब ये 19 से कटेगा, 19 तिया 57, 19 चौके 76, 19 पचे 95, तो 15 तिया 45, 15 दूना 30, ठीक है। तो 3:2 आ गया, मतलब 300 और 200 ले सकते हैं ना, रेशियो ही है। तो अगर 300 इनकम है और 200 एक्सपेंडिचर है, तो हमारे पास सेविंग कितना आ गया, 100 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब बोल रहा है कि हमारा जो इनकम में इंक्रीज है, उसकी आय में 19% और 13% की वृद्धि हुई। तो इसमें 19% का वृद्धि करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, वृद्धि आएगा। वृद्धि या चेंज, जो भी चेंज आ रहा है, परिवर्तन यहाँ पे आ रहा है। तो इनकम में चेंज कितना आया, 19, 300 का 19% कितना होता है, 57। और हमारे पास एक्सपेंडिचर में कितने का वृद्धि हुआ, 13% का। तो 13% वृद्धि तो 26। तो इनकम में आ गया 57 का चेंज, एक्सपेंडिचर में आ गया 26 का चेंज। तो हम लोग क्या जानते हैं, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए कि 26 में क्या जोड़े कि हमारे पास 57 है, तो एक 31 जोड़ेंगे। तब बोल रहा है हमारे पास जो वृद्धि है सेविंग में 31 का हुआ, कितने पे, परसेंटेज चेंज इन सेविंग। तो सेविंग हमारे पास कितना बढ़ रहा है, 31 बढ़ रहा है, कितने पे, ओरिजिनली कितना सेविंग था अपने पास, 100 था, इंटू 100%, तो ये 31% आ गया डायरेक्ट, ठीक। ये हमारा मेथड 2 है, समझे ना भाई। बोल रहा है जो हम लोग जो रेशियो निकला, रेशियो को अपना कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैनिपुलेट किया जा सकता है। दो जीरो बैठा लिए, तो अगर इनकम 300 है तो एक्सपेंडिचर 200 हो गया, 3:2 था। तो ऑब्वियस बात है, अगर इनकम अपने पास 300 है, हमारे पास जो अपना आय है 300 है, और हमारा जो व्यय है, जो खर्च कर रहे हैं हम लोग 200 है, तो हमारे पास जो सेविंग कितना बचेगा, 300 में से हम लोग 200 खर्च कर दे रहे हैं, 100 रुपया ही बचेगा अपने पास। तो वही ऐसे ही 100 आ रहा है, समझे। अब बोल रहा है कि 19% हमारा इनकम बढ़ गया, तो मान लीजिए 300 था अपना इनकम, तो 19% बढ़ाएंगे तो 357 हो जाएगा। तो कितना हो गया, बढ़ा कितना, चेंज कितना आया, 357 हो गया फाइनली, लेकिन बढ़ा कितना, 57 ही ना। तो हमसे जो पूछ रहा है ना, हम डायरेक्ट वही लिख रहे हैं, हम 357 नहीं लिख रहे हैं बार बार की बार बार, हमको फिर अगला मेथड में फिर हमको घटाना पड़ेगा, समझे। और हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 13% बढ़ रहा है, तो पहले 200 था, अब 13% बढ़ा देंगे तो एक्सपेंडिचर अपने पास 226 हो जाएगा पहले कंपेरिजन में। लेकिन बढ़ा कितना, पहले 200 था, 226 हो गया, तो बढ़ा 26। तो वैसे ही हमारे पास जो डायरेक्ट बढ़ने के लिए हम लोग 31, अगर एक्सपेंडिचर 26 बढ़ रहा है, इनकम 57 बढ़ रहा है, तो हम लोग जानते हैं इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो जो बचत है अपना, तो इस इनकम में से अगर सेविंग को घटा देंगे, एक्सपेंडिचर को घटा देंगे, तो हमारा सेविंग ही आ जाएगा। तो डायरेक्ट सेविंग चेंज कितना है, सेविंग में चेंज वो आ गया अपने पास, समझे, इस मेथड से।
चलिए अपना लास्ट सवाल है, ये थोड़ा दूसरा टाइप आ गया, लेकिन चलिए फिर भी आ गया है सवाल तो करवा ही देते हैं। देखिए क्या है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 200% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 350%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन बिकम्स 5/12। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। यदि किसी भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो प्राप्त भिन्न 5/12 होती है। मूल भिन्न ज्ञात करें। देखिए फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, मतलब अंश होता है और हर होता है, ठीक ना। तो ये बोल रहा है कि किसी संख्या के अंश में 200% की वृद्धि कर दी जाए। मान लीजिए कि हमारे पास अंश उसका n है, ठीक है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है अपने आप में, ठीक ना। अब उसमें हम 200% वृद्धि कर रहे हैं तो संख्या जो है अपने आप का कितना हो गया, पहले तो 100 था, अब 200 और बढ़ा दिए तो 300% हो गया ना। मतलब अगर हमारे पास ओरिजिनल जो था फ्रैक्शन n/d था, तो फाइनली क्या हो रहा है, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो आएगा, तो क्या आ गया 3n आ गया। तो फाइनली हमारा जो न्यूमरेटर है अंश है तो 3n आ गया। अब बोल रहा है कि डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 350%। तो डिनोमिनेटर हमारा ओरिजिनली कितना था, d था, तो d हमारे पास ओरिजिनली डिनोमिनेटर था, तो उसमें 350% हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक ना। लेकिन था पहले डी, तो अपने आप में डी कितना होगा, 100% होगा ना। और 100% में अगर 350 बढ़ा देंगे हम लोग तो अपने आप में कितना हो जाएगा, 450% हो जाएगा। तो डी का 450% कितना होता है, 450/100 इज इक्वल टू 4.5d। तो मतलब जो डिनोमिनेटर है अपने पास अब 4.5d हो गया, ठीक ना। तो बोल रहा है द रिजल्टेंट फ्रैक्शन जो है वो बिकम्स इतना, तो हमारे पास रिजल्टेंट फ्रैक्शन कितना आया, 3n/4.5d आ गया। तो 5/12 के बराबर दिया हुआ है, तो क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 दिया 36n बराबर 5×5 = 25, 5 के 20, 2 22/d, ठीक। तो n/d आ गया 22.5/36। तो यही हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है। अब इसको काट लीजिए, इसको 0 0 हटाएंगे तो कट जाएगा। तो 5 से 5 के 20, 5 5 25, 5 से काटेंगे तो 72/360। 9 से काट लीजिए, 9 5 45, 9 8 72, तो 5/8। हम लोग ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या माने थे, ओरिजिनल फ्रैक्शन माने थे हम लोग n/d, और हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन n/d कितना आ रहा है, 5/8 आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो यहाँ पे 5 कर लीजिए, ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, ऑप्शन गलत है, ठीक। तो ऑप्शन चेंज कर लीजिए, बी ऑप्शन को 5/8 कर लीजिए और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ओरिजिनल हमने n/d ही माना था ना, ओरिजिनल हमारा n/d था, अंश बाई हर। तो n/d का ही मान पूछ रहा है, ओरिजिनल ही पूछ रहा है, मूल भिन्न क्या है, तो इतना आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आप लोग को आज की क्लास का यहीं पे रखता हूँ। हम लोग आज बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको मिला है आज, बहुत सारे कैलकुलेशन भी सीखने के लिए मिले हैं। तो आप लोग जो है इस पे जाके घर पे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है भाई। चलिए इसी के साथ मैं आपको क्लास को आज की एंड करता हूँ। ओके, ठीक है भाई। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लोग इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।